देखिए, जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आज मैं समय से पूर्व आया हूँ कुछ खास कारणों से। और हम लोग अभी जो है, कल जो आप लोगों को हम क्वेश्चन पेपर दिए दिए थे, तो उसी पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन पेपर को बनाने के बाद जब उनके मार्क कम आए तो वह बहुत ही निराश हो गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप में से बहुतों ऐसे हैं जो जनरल कंपटीशन की पहली बार तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वे सीटेट की तैयारी किए तो वो तो पेडागोजी बेस्ड था। इसमें आपको जनरल स्टडीज जो है वो आपको क्या है, पढ़ना है। तो अभी तो पूरा सिलेबस हम पढ़ाए नहीं है, बस सिलेबस का कुछ हिस्सा पढ़ाए। और उसमें यदि आप 35 की 40 की 50 की 60 ये यदि आप सही कर रहे हैं तो वो कम नहीं है। ठीक है, और ये आपको तो 120 प्रश्नों का टेस्ट है। ये कम से कम अभी 1 महीना जब आप लोग और पढ़ लीजिएगा तब 120 प्रश्न वाले टेस्ट में आपकी स्कोरिंग अच्छी हो पाएगी। इसीलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट देने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप लोग यह जान पाए कि एग्जाम में आपके प्रश्नों की संरचना, प्रश्न पत्र का पैटर्न किस तरह से होगा, न किस किस तरह से किस विषय में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो केवल समझाने के लिए ये मॉडल पेपर दिया था। इसीलिए निराश नहीं होना है। चलिए अब हम डिस्कशन आरंभ करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन यौन संचारित रोग है। बहुत सारे लोग इसका एक ही ऑप्शन दिए, सी नंबर, एड्स। देखिए, एड्स तो यौन संचारित रोग है ही, इनके अलावे गोनेरिया और सिफिलिस ये भी क्या है, यौन संचारित रोग है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है इसका। तो गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स ये तीनों आपको यौन संचारित रोग है। तो ये पांचवा विकल्प जो है, इनमें कोई नहीं या एक से अधिक, ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, सभी तापमान पर द्रव का क्या होता है न। देखिए, आप लोग सीटेट में भी पढ़े होंगे वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर। देखिए, वाष्पीकरण जो है सभी तापमान पर होता है, लेकिन क्वथन जो है एक निश्चित तापमान पर होता है। जब किसी द्रव के, लिक्विड के ऊपरी सतह के अणु का वाष्प के रूप में परिवर्तन हो तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन यदि संपूर्ण द्रव के अणु का एक साथ वाष्पीकरण शुरू हो जाए न, सब जगह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। जैसे कि एक थाली में आप पानी को किसी कमरे में रख दीजिए, 2 महीना के बाद देखिए तो उस पानी के स्तर में थोड़ा सा आपको कमी जो है दिख जाएगा। क्योंकि चाहे तापमान कम हो या ज्यादा हो, द्रव के ऊपरी सतह के अणु का वाष्प के रूप में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो वाष्पीकरण हर एक तापमान पर होता है, लेकिन क्वथन जो है वो एक निश्चित ताप पर होता है। जैसे पानी को यदि आप 100 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रदान कीजिएगा तो पानी का टोटल अणु एक साथ वाष्पित होना न शुरू हो जाएगा। तो क्वथन जो है वह एक निश्चित ताप पर होता है और वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है। इसीलिए इसका आंसर जो है
विकल्प ए होगा। आप सभी आप दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एलपीजी गैस में प्रयुक्त ईंधन है। देखिए नॉर्मली जो याद कराया जाता है बच्चों को वो ये है कि एलपीजी गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो आपको नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ब्यूटेन के अलावे इसमें इथेन और प्रोपेन भी होता है। किसमें? एलपीजी गैस में ब्यूटेन तो बहुत अधिक मात्रा में होता ही है, C4H10, लेकिन आपको इथेन और प्रोपेन की भी मात्रा उसमें उपस्थित रहती है। तो इसमें ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर तीनों आपको होगा, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसीलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों तक हमारी आवाज जो है सही से पहुंच रही है? चलिए ठीक है, हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। कोशिका झिल्ली बनी होती है। ये बायोलॉजी में आप लोगों को हम पढ़ाए भी हैं कि कोशिका भित्ति जो है, सेल वॉल, जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है, वह आपको सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन कोशिका झिल्ली जो कि पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है, जो अर्धपारगम्य होती है, वह वसा और प्रोटीन के प्रोटीन से मिल करके बनी होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर प्रोटीन और वसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण क्या कहलाता है? आप लोग जानते हैं पाचन की जो प्रक्रिया है वह 5 चरण में संपन्न होती है। सबसे पहले मुख गुहा, माउथ केविटी जो है वह भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। इसको अंतर ग्रहण कहते हैं। फिर यह भोजन ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है, छोटी आंत में, और आमाशय और छोटी आंत में क्या होता है? पहुंचता है। तो वैसे पाचन की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है मुख गुहा से ही, आमाशय और छोटी आंत में आकर के पाचन की क्रिया क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो अंतर ग्रहण हो गया भोजन को ग्रहण करना, पाचन हो गया उसका डाइजेशन। इसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है, तीसरा होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। छोटी आंत से आपको क्या होता है? रक्त नलिका जुड़ी हुई होती है जो पोषक तत्वों को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बड़ी आंत में भेज देती है। तो रक्त जो पोषक तत्व को ग्रहण किया उसको कहते हैं अवशोषण। 3 चरण हो गया। चौथा चरण है स्वांगीकरण। जो पोषक तत्व रक्त क्या करती है? ब्लड एक्सेप्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, वह यदि कोशिका तक पहुंचती है और कोशिका के द्वारा फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है उस पोषक तत्व के कारण, तो इस क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। और फिर बहिष्करण हो गया, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो भोजन से प्राप्त पोषक तत्व का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण कहलाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए इसमें ये कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है। जब ये फ्लड लोग देखता है तो फ्लड माने बाढ़, न फ्लड माने क्या हो जाता है? बाढ़। लेकिन ये बाढ़ वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो है वह दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं गौरव, ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से
जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर चौथा ऑप्शन होगा। अगला है 7वां का, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें भी लोग कंफ्यूज करते हैं कि पत्ता जो है भोजन बनाता है तो वह महत्वपूर्ण अंग हो गया। देखिए, पत्ता तो महत्वपूर्ण अंग है ही, क्योंकि वह भोजन का निर्माण करता है और बिना भोजन का कोई भी सजीव जो है जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ है जीवन चक्र की दृष्टि से, तो आपको यह जानना चाहिए कि किसी भी पौधे का जो जनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, वो उसका पुष्प या फूल होता है ना। फूल में ही पुमंग और जायांग पाए जाते हैं और फिर परागकणों के स्थानांतरण से पौधे में जनन की क्रिया पूरी होती है। तो आपको पौधे में जीवन चक्र की दृष्टि से जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी अंग कौन है? पुष्प है, क्योंकि पुष्प ही जनन की क्रिया को पूरा करता है। तो 7 का कितना नंबर होगा? ए नंबर। समझ रहे हैं आप लोग? अगला है, निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, जिब्रेलिन। हम पढ़ाएंगे हार्मोन चैप्टर, तो आप उसमें पाइएगा कि साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन ये आपको क्या है? पादप हार्मोन है। सेवन का पहला विकल्प बताए अंकिता, पुष्प, क्योंकि पुष्प जनन की क्रिया में भाग लेता है और बिना जनन का कोई भी जीव जाति जो है अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकती। तो इसीलिए जीवन चक्र की दृष्टि से पादप का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। तो साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन ये आपको क्या है? पादप हार्मोन है। लेकिन इंसुलिन जो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका से बाहर निकलती है और जिसके कारण जिसकी कमी से डायबिटीज का रोग होता है, वह पादप हार्मोन नहीं होकर के जंतु हार्मोन है। इसीलिए 8वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सी जो है सही आंसर होगा। 9वां प्रश्न कर रहा है कि लोहे की जंग जो है डैश होती है। तो आपको पता है कि लोहे का में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो 7 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, 9 का बी नंबर। 10 में है, लिखने वाला पेंसिल जिसको आप कट पेंसिल भी कहते हैं, कटर से छीन करके जो लिखते हैं, उसमें जो काला अक्षर होता है ना, वो आपको ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का रवादार अपर रूप है। और आप जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, उसमें करंट आ जाता है। इसीलिए 10 का सही उत्तर पहला विकल्प होगा, सुचालक। 11 में है, धातुओं का राजा जो है किसको कहा जाता है? यहाँ पर थोड़ा लोग कंफ्यूज करेंगे। एक बात दिमाग में यह भी आएगी कि लोहा जो है उसका हर एक चीज में उपयोग होता है, जितना भी मशीन सब है सब में लोहा का प्रयोग होता है, तो धातु का राजा लोहा को कहा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सोना को धातु का राजा कहा जाता है, क्योंकि सोना जो है बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है, यह स्वतंत्र रूप में भी पाई जाती है। साथ ही साथ आपको सोना जो है बहुमूल्य भी होता है और सोना जो है आपको हर एक घर में पाया जाता है न, यह सर्व प्राप्त है, हर जगह उपलब्ध है। इसलिए सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। 11 का ए नंबर। अक्षय पूछ रहे रानी किसे कहा जाता है? अब राजा तो पता है हमको, रानी नहीं है पता, खोजिएगा। अगला प्रश्न है कि
टूटी हड्डी को जोड़ने में किनका प्रयोग किया जाता है? देखिए, टूटी हड्डी को जोड़ने में, एक सेकेंड। हाँ पूजा, खुश रहिए। सर ये मेरा वो 10 मिनट वाला ना काम नहीं कर रहा है, तो फिर से इंस्टॉल करना है। हाँ, और उसी लिंक दिए थे आपको। आप ही कर दीजिए। फिर से इंस्टॉल करके जिस नंबर से जुड़े थे वही नंबर डालना है, ठीक है। OTP आएगा, उसके बाद फिर पासवर्ड मांगेगा, वहाँ एस्किप नो का ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ, एस्किप नो, ठीक है। एस्किप नो कर दीजिएगा तो उनके बाद आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। यदि मॉर्निंग में कौन सा क्लास किए थे? मॉर्निंग में लिए थे आपको मैथ रीजनिंग बताए थे। तो ये वो ऑनलाइन से वो होगा ना वो आपका रिकॉर्ड? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग होगा। तो ये जो नए अपडेट से जो हम इंस्टॉल करके जुड़ेंगे तो वो दिख जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ। कल रात से ही मैं कल रात वाला भी छूटेगा, कल रात ही हुआ, फिर हम अपने से दूसरे कोई दवाई तो मेरा खराब ही हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, देख लेते हैं, अभी तो हम क्लास में। तो ऑफलाइन बंद रहेगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, टूटी हड्डी को जोड़ने में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो आपको पता है कि टूटी हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट है, इसलिए CaSO4 इंटू 1/2H2O इनका आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें कौन पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? आपको पता है कि धरती के नीचे से पेट्रोलियम या खनिज तेल जो है बाहर निकलता है, और इस पेट्रोलियम या खनिज तेल को जब आपको तेल शोधक कारखाने में शोधन किया जाता है तब हमको पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, ग्रीस, मोबिल न जिसको स्नेहक तेल भी कहते हैं, पैराफिन, मोम, इन सब की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो पेट्रोलियम से प्राप्त होगा पेट्रोल भी, डीजल भी, किरोसिन तेल भी, मोम भी, इसीलिए पांचवा ऑप्शन जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बादल वाली जो रात है वह स्वच्छ रात की अपेक्षा क्यों अधिक गर्म होती है? तो यह जो अधिक गर्म होती है वो आपको स्थलीय विकिरण के कारण बादल वाली जो रात है वह स्वच्छ रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। अगला है, एक समतल दर्पण हमेशा कैसा, अच्छा 14 में, प्लास्टिक के पानी की जो बोतल है वो पॉलीथीन की बनी होती है न, साधारण जो पॉलीथीन है उसी से प्लास्टिक के पानी की बोतल बनी होती है। 14 का C नंबर। 16 में कह रहा है, एक समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आप लोगों को हम बताए हुए हैं फिजिक्स में कि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण भी हमेशा आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है न, और अवतल दर्पण जो है आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो कौन समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस पर कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी था कि वस्तु की मात्रा बदल जाएगी, तो मात्रा, वस्तु की मात्रा ही तो उसका द्रव्यमान कहलाता है, तो वस्तु की मात्रा बदल जाएगी तो द्रव्यमान भी बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा, वह जगह भी, यदि मात्रा कम हो जाए तो जगह कम छेकेगी, मात्रा ज्यादा हो जाए तो जगह ज्यादा छेकेगी, तो आयतन भी बदल जाएगा। लेकिन आयतन जो बदलेगा वो उसके द्रव्यमान के हिसाब से बदलेगा। तो यदि
आपको वस्तु की मात्रा बदल जाए तो और सब कुछ तो बदलेगी, लेकिन घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 लीटर पानी का जो घनत्व होगा वहीं 5 लीटर पानी का भी घनत्व होगा। तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला है, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? तो ध्वनि की जो चाल है वह निर्वात में तो 0 होती है, और इधर जो है पदार्थीय माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? लकड़ी, क्योंकि हवा गैस है, नारियल तेल द्रव है और लकड़ी क्या है? ठोस है। तो लकड़ी में ध्वनि की चाल क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। सर लकड़ी और धातु है ना, तो और धातु में तो ध्वनि की चाल 0 होती है। आ, लकड़ी तो और धातु है ना, और धातु में तो ध्वनि की चाल 0 होगी ना। काहे मान लेते हैं पानी अच्छा, पानी में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ध्वनि का प्रवाह नहीं होगा? क्या केवल आपको धातु धातु और में धातु ही हो गया ध्वनि? ना सर। और नहीं धातु नहीं, में ध्वनि का धातु निर्गमन होता है। अधातु में होगा ना, ध्वनि का निर्गमन होगा ना। आप यदि वो निर्गमन नहीं होता, ठीक है, तो आपको जैसे कि लकड़ी का ही एक डंडा लीजिए और एक सिरा पर उसको आप हथौड़ा से मारिए, उसका कंपन आपको दूसरी सिरा पर सुनाई देगा। हाँ, इस्पात का सबसे ज्यादा होता है, इस्पात का सब, तो इस्पात तो इसमें ऑप्शन नहीं ना है। ये 4 ऑप्शन में लकड़ी में आपको ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। वैसे इस क्वेश्चन को फिर हम बाद में भी देख लेंगे, विचार लेंगे। आप लोग भी जो है देख और विचार लीजिएगा। ठीक है। नहीं वर्षा, आपको यदि कहेगा कि निम्न में कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ध्वनि की चाल किसमें सबसे ज्यादा होती है, ऐसा तो नहीं कह रहा है। कह रहा है निम्न में, यानी नीचे जो विकल्प दिया गया है उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी? तो उसमें आपको लकड़ी में सबसे हो ज्यादा होगी। समझ रहे हैं हमारी बात को? चलिए आगे देखते हैं। 19 में, एक सावनी त्वचा का आदमी एक गोरी त्वचा वाले आदमी की अपेक्षा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो काला रंग होता है वह सभी तरह के रंग के प्रकाशों को अवशोषित करती है, और जो उजला रंग होता है वह सब तरह के प्रकाश को परावर्तित करती है। इसलिए तो गर्मी में लोग काले कपड़े की अपेक्षा उजला कपड़ा पहनना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो यदि एक सावनी त्वचा वाला व्यक्ति है तो वह गोरी त्वचा वाले व्यक्ति से गर्मी का एहसास तो ज्यादा करेगा, लेकिन ठंडी का एहसास कम करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर? सी नंबर। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में पर्दे का काम कौन करता है? तो मानव नेत्र में जो है पर्दे का काम रेटिना या दृष्टि पटन करता है। मानव नेत्र में पर्दे का काम कौन करता है? रेटिना या दृष्टि पटन करता है, क्योंकि आपको किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह किस पर बनता है? बिल्कुल अंकिता, त्वचा में भी होगी, त्वचा में भी होगी अंकिता। तो मानव नेत्र में पर्दे का काम रेटिना या दृष्टि पटन करता है। अगला है, मृत सागर में कोई व्यक्ति आसानी से तैर सकता है, तो स्पष्ट है कि जिसका घनत्व ज्यादा होता है
उसमें तैरना ज़्यादा आसान होता है। आप लोग सीटेट में भी पढ़े थे, नींबू कच्चे पानी में डूब जाती है लेकिन नमक घुले हुए पानी में नहीं डूबती। तो उसका कारण वही था कि नमक घुले हुए पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। तो इसलिए 21 का कितना नंबर होगा? डी नंबर होगा, घनत्व। अगला है, प्रकाश के बारे में गलत कथन कौन सा है? प्रकाश के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला है, इनका वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। ये बिल्कुल सही कथन है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये भी बिल्कुल सही है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तीसरा कथन है, यह हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ये भी कथन बिल्कुल क्या है? सही है। और चौथा है, यह द्वैत आचरण करती है, डुअल नेचर प्रदर्शित करती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यह कनिका के जैसा आचरण भी करता है और तरंग के जैसा आचरण भी करता है। तो चारों कथन जब सही है और आपको गलत कथन चुनना था, तब तो पांचवा ऑप्शन ही होगा। निर्वात होता है अस्मिता, जहां हवा नहीं हो उसको हम निर्वात कहते हैं। जैसे कि हमारे अंतरिक्ष में क्या होती है? निर्वात की स्थिति होती है, वहां पर हवा नहीं होता और निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता। बेबी सांद्र पूछ रही है, सांद्रता क्या होता है? किसी भी पदार्थ में जो विलेय की मात्रा घुनी हुई है न, उस पर उस पदार्थ की सांद्रता निर्धारित होती है। हालांकि विलियन चैप्टर आप लोगों को जब थोड़ा बहुत बताएंगे, केमिस्ट्री का तो नोट लिखना शुरू ही किए हैं आज से, तो ये चीज आ जाएगी। अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है वह सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन पैमाने पर यह 310 केल्विन होता है। अलग अलग पैमानों पर न स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। तो आपको ये तीनों हो जाएगा। तो इनमें से माने एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है, पांचवा विकल्प, ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ओडोमीटर। ओडोमीटर किसको मापता है? स्पष्ट आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं कि ओडोमीटर जो है वह दूरी को मापता है। स्पीडोमीटर जो है चाल को मापता है। आमीटर जो है विद्युत धारा के परिमाण को मापता है। वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को क्या करता है? मापता है। और विद्युत धारा की दिशा को कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर बतलाता है। तो यहाँ कह रहा है ओडोमीटर किस चीज को मापता है? तो यह दूरी को क्या करता है? मापता है। अगला प्रश्न है, जिस समय वास्को डी गामा भारत आए उस समय मुगल बादशाह कौन था? आप लोगों को पता है वास्को डी गामा कब भारत आए थे? पता है? पता है तो मैसेज कीजिए। कब आए थे वास्को डी गामा भारत? बिल्कुल 1498 में। 1498 में। मुन्नी कारी 1898, 1498 में। अच्छा ये बताइए, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बाबर ने कब मुगल साम्राज्य स्थापित किया था भारत में? 712 में। बाबर मुगल साम्राज्य 1526 में। 1526 में। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना ही हुई 1526 में। और वास्को डी गामा भारत आए 1498 में हैं। तो 1498 में वे आए, 1526 में मुगल शासन स्थापित ही हुआ। तो उस समय कोई मुगल बादशाह होगा? नहीं होगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यही यदि आपसे पूछ देता
कि जिस समय इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, उस समय भारत के शासक कौन थे? तो उस समय आपको भारत के जो शासक थे 1600 ईस्वी में, वो अकबर थे। और आपको यदि यह पूछ दे कि कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 में भारत आया था, किसके दरबार में आया था? तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद जहांगीर आपको शासक बना था, तो वो जहांगीर के दरबार में आया था। तो इसलिए इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, 25 का 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नील विद्रोह जब भी पूछे, नील विद्रोह या नील आंदोलन, तो आपको 1859-60 वाला जो ऑप्शन है 59-60, ये वाला ऑप्शन को क्या करना है? सही करना है। जब भी आपको क्या पूछा जाए, नील विद्रोह, यदि चंपारण सत्याग्रह पूछता तब न 1917 देते, लेकिन चंपारण सत्याग्रह नील किसानों के मुद्दे पर हुआ था, लेकिन नील विद्रोह आपको कब हुआ था? तो 1859-60 में जो है नील विद्रोह हुआ था। हेलो सर। हाँ कहिए। सर रात में जो सर आप पीडीएफ पढ़ाए थे सर, उसमें सर एक नील विद्रोह है सर, एक नील आंदोलन है सर, तो दोनों का सर टाइम डेट सर अलग अलग दिया हुआ है सर। नील विद्रोह का उसमें दिया हुआ 1854 से 62। नहीं, तो वो जो 54 से 62 दिया ना, तो वो शुरू हो गया था, नील किसान जो है वो शुरू कर दिया था अपना विद्रोह जो है पहले से ही, इसीलिए हो सकता है कि उसमें 1854 से 62 वाला पीरियड लिया हो, लेकिन एग्जैक्ट जो विद्रोह जिस वर्ष या बहुत क्या कहा जाए, यह विद्रोह बहुत ही चरम पर थी, वो वर्ष 1859 था। और 1860 में आपको नील आयोग का गठन हुआ था, तो इसीलिए 1859-60 वाला ऑप्शन यदि रहेगा तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा। अब मान लेते हैं कि और कोई रेंज दिया हो और उसमें एक 1854 से 62 रेंज दिया हो, तो तब वो ऑप्शन सही हो जाएगा। जी सर। ठीक है, यह ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगला प्रश्न है, कहाँ का जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दे दी गई? कहाँ का जमादार है? बोलिए, किसी को पता नहीं है? बिल्कुल, तिरहुत के जमादार हसन अली खां को जमादार हो गया, पुलिस विभाग में होता है ना जमादार, चौकीदार, जमादार, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, ना, तो जमादार हो गया, थाना में रहता है। तिरहुत इसका आंसर हो जाएगा। अगला है मुंगेर के बहियातान विद्रोह, तो इसमें अभी केवल आंसर समझ लीजिए, नहीं तो इसको तो समझाना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी। बहियातान विद्रोह का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी था। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो इनका उत्तर हो जाएगा आपको गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन, यह एक आपको न्यूज पेपर था और इनके एडिटर या संपादक जो है गुरु प्रसाद सेन थे। 31 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इनका उत्तर जो है 72 प्रतिनिधि हो जाएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? तो आप लोगों को पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, रॉलेट एक्ट आने के बाद। अगला है, नेहरू की रचना है, तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, यह तो नेहरू की रचना है ही। हु लिव्स
इफ इंडिया डाइज, कौन जिंदा रहेगा यदि भारत मर जाएगा। न तो यह किताब भी किसने लिखी थी? नेहरू ने। तो यहाँ नेहरू का 2 किताब का नाम दिया गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इसलिए एक से अधिक वाला जो 5वां ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? मैंने स्पष्ट पढ़ाया हुआ है आप लोगों को पॉलिटी में कि लोकतंत्र का प्राण जो है वह राजनीतिक दल को कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण जो है वह राजनीतिक दल को कहा जाता है। 36 में है, संविधान निर्माण में लगभग कितना साल लगा? तो आपको पता है कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो यह तो 3 वर्ष के काफी नजदीक हुआ ना, केवल 12-13 दिन कम हुआ। तो संविधान निर्माण में लगभग कितने वर्ष लगे? तो आपको कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। अगला है, मुखिया अपना त्याग पत्र जो है किसे देता है? तो मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी DPRO को देता है। ये चीज आपको हम बताए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में गलत कथन चुने। पहला है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यह तो बिल्कुल सही है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। दूसरा कथन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राज्यसभा के प्रकार का होता है, 6 वर्ष का होता है। बात बिल्कुल गलत है। वो कितना वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्षों का। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। तो ये बी नंबर गलत है। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद सदस्य भाग लेते हैं। तो केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, नहीं, निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। अगला है, वे राज्यसभा के सभापति के तौर पर वेतन भत्ते का हकदार होते नहीं, उनका अपना अलग वेतन भत्ता होता है। राज्यसभा के सभापति के तौर पर उसको कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता। तो एक से ज्यादा कथन गलत है इसमें और गलत ही चुनना है, इसीलिए इसका 5वां विकल्प सही आंसर होगा। अगला है, नीति आयोग जिनका गठन 2015 में मोदी जी ने किया है। मोदी जी नाम बदलने में, संस्थाओं को रीस्ट्रक्चर करने में बहुत ही क्या है, आगे है। बहुत चीज का नाम मोदी जी बदल दिए हैं। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना को प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिए, इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिए न, बहुत चीज का नाम बदल दिए हैं। फैजाबाद को अयोध्या कर दिए, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिए, उसके बाद मुगल गार्डन को अमृत बगीचा कर दिए नाम। तो नाम बदलने में मोदी जी माहिर है। तो 2015 में उन्होंने योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को मर्ज करके न क्या बना दिया, नीति आयोग। और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो भी आपको कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है 41 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 53 यह बात करता है 53 कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में क्या होगी? निहित होगी। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनके आंसर पर बहुत
ज्यादा हमको फोन मैसेज कॉल सब आया है कि बिहार विधानसभा में सदस्य की संख्या है। एक्चुअली परसों रात में जब हम क्वेश्चन लिख रहे थे तो रात को कभी कभी नींद भी परेशान कर देता है, तो उस समय जो है हमारे जब आंसर लिखने लगे तो हम हमारे दिमाग में ये विधानसभा नहीं विधान परिषद चल रहा था, तो हम 75 आंसर दे दिए थे, लेकिन वो चीज़ गलत है। विधानसभा में 243 मेंबर होते हैं, अब विधान परिषद में 75 मेंबर होते हैं। तो इस प्रश्न का जो मार्क है वो सारे स्टूडेंट को मिलना चाहिए, मिलेगा, क्योंकि इसका ऑप्शन में हमने गलत दे दिया था। सब आयोग जो है कुछ ना कुछ गलती करता है, तो हम तो एक साधारण मास्टर हैं। अगला है, इनमें कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो बिल्कुल रेल मंत्री केवल भारत में होता है, बिहार में नहीं। रक्षा मंत्री भारत में होता है, बिहार में नहीं। बैंकिंग मंत्री, बैंक जो है केवल केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है, राज्य सरकार में नहीं। लेकिन पुलिस ऐसा चीज है, पुलिस, भू राजस्व, ये सब जो राज्य सरकार के कंप्लीटली नियंत्रण में होता है, तो पुलिस जो है वह संघ सूची का विषय नहीं होकर के राज्य सरकार राज्य सूची का विषय होती है। ठीक है। अगला है, भारत में के संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारत के संसद में आपको राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होती है। राष्ट्रपति भी, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो पांचवा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार में बिसहरी पूजा किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो बिसहरी पूजा जो है भागलपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला है, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो यह आपको 1968 में बनी थी। द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनी है। बिहार का राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, ये किसने लिखा है? तो कवि सत्यनारायण ने बिहार का राज्य गीत लिखा है। आप लोगों को पता है कि जो पश्चिमी राज्य है हमारा, गुजरात, केरल, गोवा, ये सब अरब सागर के तट पर है, और उड़ीसा, कलकत्ता, ये सब बंगाल की खाड़ी के तट पर है। तो 50 का चौथा ऑप्शन उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि ये अरब सागर के तट पर नहीं। अगला है, इनमें कौन जीभ से चाट चाट कर पानी पीते हैं? आप लोगों को हम बताए हैं कि जितने भी मांसाहारी जंतु हैं वह जीभ से चाट चाट कर क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ता सब जीभ से चाट कर पानी पीता है। तो पांचवा ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सिक्किम की मुख्य नदी कौन सी है? याद रखिएगा, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है वह सिक्किम की क्या है? मुख्य नदी है। अगला है, जापान का मार्शल आर्ट क्या है? आप लोगों को बताए हुए हैं हम नोट में 3, 4, 5 पर्यावरण वाले नोट में कि जापान का जो मार्शल आर्ट है वह सुमो है। क्या है? सुमो। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय में कितने प्रांगण थे? तो प्रांगण कैथो था नालंदा विश्वविद्यालय में? 8 गो। न प्रांगण कैगो था? 8 गो। और अनेकों क्या थे? प्रांगण 8 तो था। एक पुस्तकालय था जिनका नाम धर्मगंज था, रत्न दधि, और 3 गो पुस्तकालय का भाग था। तो कितने प्रांगण हो जाएंगे? 8। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 55 में कह रहा है, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह शहर जो है वह लद्दाख की राजधानी है। कौन? लेह।
अगला है वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटर ऑफ मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन पक्षी। और राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है इनमें किस ग्रह को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते? देखिए 8 जो ग्रह है उसमें 5 ग्रह ऐसा है जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। और ये 5 ग्रह कौन है? तो जो आपको दिन के नाम पर है ग्रह, जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 गो दिन के नाम पर जो ग्रह है वो आपको खुली आंखों से रात में देखा जा सकता है। लेकिन आपको इधर जो ग्रह बच गया ना, तो उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं रात को। दोपहर को तो नींदो आता है। अगला है पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? आप लोगों को पता है कि पृथ्वी जो है 24 घंटा में आपको अपने अक्ष पर एक बार पूरी घूम लेती है। और आप यह भी जानते हैं कि एक बार कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर पूरा घूम लेगा तो वह 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 360 डिग्री का कोण पृथ्वी कितने समय में बनाती है? 24 घंटा में। कितना घंटा में? 24। तो 1 डिग्री का कोण 24/360 घंटा में बनाएगा। 24/360 घंटा में। हमको मिनट में पूछ रहा है, तो फिर 24/360 को 60 से हम गुना कर देंगे। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। 60 छाके 360, 6 चौके 24। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 मिनट में आपको कितना कहते हैं, 1 डिग्री कितना मिनट में घूमती है? तो 4 मिनट इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 59 में है द्वीपीय महाद्वीप। देखिए प्राय द्वीपीय महाद्वीप पूछता तब तो यूरोप हो जाता आंसर, लेकिन केवल यदि द्वीपीय महाद्वीप पूछेगा तो आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। प्राय द्वीपीय पूछेगा तब यूरोप, और द्वीपीय महाद्वीप पूछेगा तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, द्वितीय 1997 में और तृतीय 2002 में हुआ। तो द्वितीय आपको पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1997 में हुआ। आप लोगों को पता है कि मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। तो इनमें कोई नहीं या एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 62 में है किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक कौन है? देखिए एक होता है नेशनल इनकम, एक होता है पर कैपिटा इनकम। अब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या है? मान लेते हैं किसी परिवार में 10 मेंबर है और उस परिवार की कुल आमदनी 50,000 है, और दूसरा परिवार है जिसमें आपको 5 मेंबर है और उसकी कुल आमदनी 35,000 है। ठीक है, एक परिवार में 10 सदस्य है और कुल आमदनी 50,000 है। एक परिवार में आपको 5 सदस्य है और कुल आमदनी जो है 5 सदस्य है और कितना बोले थे अभी, कुल आमदनी 35,000 है। तो आपको कौन सा परिवार ज्यादा खुशहाल होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? बताइए।
खुशहाल कौन परिवार होगा? दूसरा वाला खुशहाल होगा। क्यों? तो वहां एक आदमी पर पड़ रहा है 5,000, यहाँ एक आदमी पर पड़ रहा है 7,000, तो दूसरा न खुशी होगा। तो राष्ट्रीय आय तो देश की कुल आय हो गई, और उसमें जब देश की जनसंख्या से भाग देते हैं तब प्रति व्यक्ति आय की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ठीक है। तो देश का आर्थिक विकास कितना हो रहा है इसको सूचित करने वाला सबसे अच्छा आंकड़ा कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, PCI। अब आगे सवाल सब है, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम 120 है तो कौन सी संख्या उनका महत्तम नहीं हो सकती? तो आप लोगों को हम बताए हैं कि हमेशा लॉ 100 से पूरा कट जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 8 से 120 पूरा कट रहा है, 12 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, लेकिन 18 से 120 पूरा नहीं कट रहा है, तो 11 इसका कभी भी महत्तम नहीं होगा। 64 का ट्रिक पर सवाल है, वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाए तो क्षेत्रफल कितना बनेगा? तो ये आगे हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। 50 + 50 + 50 गुना 50/100 यानी 125% आंसर हो जाएगा। 0 और 6 का महत्तम कितना होगा? कल भी बताए थे परसों कि 0 से, चूंकि किसी संख्या में 0 से भाग देना संभव नहीं है, ठीक है, तो 0 और 6 का जो महत्तम होगा वो क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा? इन्फिनिटिव या अनंत होगा। 6 कौन लिख रहे हैं? पूजा जायसवाल, श्वेता धीर। 0 और 6 का जब भी पूछेगा तो क्या होगा आपको? अनंत हो जाएगा, क्योंकि 0 से आप किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो 0 और 6 का HCF अनंत हो जाएगा। अगला है, इनमें कौन असत्य है? तो माइनस अपरिभाषित एक ऋणात्मक संख्या है, ये आपको असत्य है। अपरिभाषित किसको कहते हैं? किसी भी संख्या के बट्टे में 0 लिख दीजिए तो उसको अपरिभाषित कहते हैं, उसका कोई वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। सड़सठ आसान है, कल भी बताए थे रात में। 342 से भाग देने पर शेषफल 47 मिलता है, तो 19 से भाग देने पर क्या होगा? पहले 342 से भाग देने पर शेषफल 47 मिल रहा है, तो 342 47 को जोड़ देंगे, 7 2 9 4 4 8 3 का तीनों न 389, और उसमें फिर हम 47 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। कल रात में बताए थे 47 से 389 में भाग देंगे, तो 47 दही 470, 47 नम्मा ये नहीं होगा, 47 8 8 7 56 के 6, 8 चौके 32 5 37। अच्छा, 19 से भाग देने पर, सॉरी, तो 19 से भाग देने पर शेषफल 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। अगला है 100 के सभी अपवर्तकों का योगफल कितना होगा? 100 में जिस संख्या से पूरा भाग लगेगा वह 100 का अपवर्तक है। 100 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 4 से, 5 से, न 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से, इस सब को जोड़ दीजिए, वहीं 100 के अपवर्तक का योगफल हो जाएगा। 217 आ रहा है,
तो 217 ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 69 में है 3 बजे घड़ी का जो घंटा वाला सुई होगा वो 3 पर होगा, अब मिनट वाला सुई किस पर होगा, वो भी घंटा वाला होगा 3 पर, अब मिनट वाला होगा 12 पर। तो दोनों के बीच आपको चूंकि पूरा पूरा घूमेगा तब ना कितना डिग्री 360 है, एक एक चौथाई ना घूम रहा है, 12 से 3 पर आ रहा है, तो कितना डिग्री हो जाएगा आपको 90 डिग्री। अगला है किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आंकड़े 4, 7, 2, 3, 3, 6 की माध्यिका बताए। तो सबसे पहले इस आंकड़े को हम आरोही क्रम में क्या करेंगे, सजा लेंगे। 2, 3 सॉरी 2, 3, 4, 6 और 7 आरोही क्रम में सजा लिए और माध्यिका निकालना है। तो ठीक बीच वाला मान कौन है, इसमें 4 है, 4 के इधर भी 2 गो अंक उधर भी 2 गो अंक, इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 4। ये सब ट्रिक सब मैथ में बताएंगे, ये भी आपको ट्रिक बेसी है। इसका आंसर 2 होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस ए बी बटा बी स्क्वायर कट जाएगा, 2 आएगा। अब है अंग्रेजी के एच और ई अक्षर में पूर्ण समकोण कितना है। देखिए अंग्रेजी का एक गो अक्षर है एच, एक गो अक्षर है ई, इसमें कह रहा है पूर्ण समकोण कितना होगा। समकोण तो यही ना हुआ 90 डिग्री, तो एक समकोण इसमें यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री, एक इसके ऊपर में बन रहा है 2, एक यहाँ पर 90 डिग्री का, एक नीचे में, तो 4 को हो गया, एक यहाँ पर 5, एक यहाँ पर, एक इधर से 6, 5, 6, 7, एक गो यहाँ पर। तो टोटल समकोण एच और ई मिला करके कितना होगा 8 होगा। अगला है इनमें कौन द्विविमीय है, इनमें कौन द्विविमीय है, त्रिभुज आयत बेलन शंकु इनमें से कोई नहीं। द्विविमीय, द्विविमीय त्रिभुज भी हो जाएगा, आयत भी हो जाएगा, बेलन और शंकु त्रिविमीय है, इसीलिए इसमें होगा कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जब भी आपको इस तरह से ए बी और ए सी स्पर्श रेखा हो, कोण एओ सी 120 डिग्री दिया हुआ हो 110, तो ये कितना होगा, तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा कितना का कोण बनाती है वृत्त पर 90 डिग्री का, तो 90 90 180, इन दोनों का योग भी 180 होना चाहिए। इधर आपको 110 डिग्री है, तो इधर कितना डिग्री होगा 70 डिग्री, तो ए का कोण ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। रहने दीजिए, अब आज इतना ही, कल इसको लास्ट कर लेंगे। केमिस्ट्री में आप लोगों को एक नोट दिए हैं अभी, ठीक है, और केमिस्ट्री के नोट में आज आप लोगों को करना क्या है वो बता देते हैं। देखिए
केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिनका अपना क्या है, एक भाषा है। केमिस्ट्री को समझने के लिए हमको कुछ चीजें याद करना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा कितनों आप रटिएगा तो वही हाल हो जाएगा कि आज रटिएगा कल भूलिएगा। यहाँ पर सबसे पहले वैसे तो 118 तत्व अभी तक खोज किए जा चुके हैं, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण तत्व है और उनका संकेत लिखने का हमने काम किया है। हाइड्रोजन का H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरेनियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम An, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर या गंधक S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, लोहा या फेरस Fe। सीरियल नंबर में 20 तक तो एकदम सीरियल नंबर में है, ठीक है। एक गो सीरियल गड़बड़ाया तो उसको 6-5 हम कर दिए, बोरोन 5 और कार्बन 6। 20 के बाद सीरियल में गड़बड़ी आपको है, तो अभी पहले इसका सिंबल याद कर लीजिए, उतना एटॉमिक नंबर याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये सारा सिंबल है, इसको आपको रखना पड़ेगा। इनके बाद जो है आयन और उनका संयोजकता है। कॉमन यौगिकों का सूत्र आप तब लिख सकते हैं जब आयन और उनकी संयोजकता आपको याद हो। कोशिश कीजिएगा, ये नहीं है कि आप 9वीं-10वीं के विद्यार्थी के जैसे पूरा पूरी यादें होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि हाइड्रोजन H होता है संयोजकता 1, लिथियम Ni संयोजकता 1, बेरेनियम Be संयोजकता 2। 2 वाला का नाम एक साथ याद रखिएगा, 1 वाला का एक साथ, 3 वाला का एक साथ। तो इस तरह से दिमाग में इसको सेट करना पड़ेगा कि किस आयन की कौन सी संयोजकता होगी। इनके बाद आगे है कुछ मुख्य तत्व और उनके परमाणु संख्या और भार। नीचे में परमाणु संख्या है सब में और ऊपर में भार है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1, परमाणु भार भी 1। हीलियम का परमाणु संख्या 2, परमाणु भार 4। लिथियम का परमाणु संख्या 3, परमाणु भार 3 दूनी 6, 1 7। कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16। इस तरह से इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इनके बाद यहाँ सूत्र बनाने का हम कुछ तरीका बताए हैं कि जैसे सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। सोडियम का सिंबल Na होता है, ऑक्साइड का सिंबल O होता है। उधर हम लिखे में है कि सोडियम की संयोजकता 1 होती है और ऑक्साइड का 2 होता है, तो संयोजकता हमको बराबर करना पड़ता है। तो 2 यहाँ चलिए आएगा तो Na2 O1 होगा, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, तो सोडियम ऑक्साइड NaO हो गया। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का Al, इसकी वैलेंसी 3 होती है। ऑक्सीजन का आपको O होता है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। इसी तरह स्टेनिक क्लोराइड है, स्टेनिक का 4 होता है और ऑक्साइड का 2 होता है। दोनों को बराबर करना है तो 2 को 4 बना देंगे, 2 दूनी 4। तो इसके लिए Sn 1 गो लिए, ऑक्सीजन 2 गो लिए, तो SnO2 सूत्र हो गया। इसमें संयोजकता बराबर है कैल्शियम का भी, सल्फेट का भी, तो सीधा इनका सूत्र जो है CaSO4 हो जाएगा। तो ये बातें हैं। इनके बाद कुछ जो मुख्य यौगिक हैं उनके रासायनिक नाम, या नहीं तो व्यापारिक और रासायनिक दोनों तरह के नाम, और फिर उनके जो फॉर्मूला है वो मैंने अगले 2 पेज में दिया है। तो इन सारे चीज़ों को आप लोगों को खुद से क्या करना पड़ेगा, रटना पहले पड़ेगा। जब तक याद नहीं कीजिएगा तो आगे केमिस्ट्री को समझने में दिक्कत होगी। तो क्या आप लोग ये सब चीज़ आज जो है रटने का काम करेंगे? ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते अब हमको नींद भी पूरा लग रहा है फिर भी, लेकिन अभी हमको पढ़ाना है।
तो आज जो है रात वाला क्लास बंद रहेगा, लेकिन बदले में कल जो है दिन में भी क्लास लेंगे और कल रात में भी क्लास लेंगे। ठीक है, अब क्लास की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लगातार पढ़ाई ज्यादा करवाना पड़ेगा। ठीक है, दिन में कल देख लेते हैं, कराएंगे कल यदि दिन में कराएंगे तो इसी टाइम में कराएंगे, और फिर मॉर्निंग में नहीं हो सकता है? मॉर्निंग में थोड़ा नींद खुलने का हो जाता है, उसमें भी मॉर्निंग में 8 बजे फ्री रहते हैं आप लोग? सर 7 बजे या फिर 6 बजे से। आज कल रहने दीजिए ना, कल मॉर्निंग मतलब 1 बजे ही रहने दीजिए। आज रात में कुछ लोग मेरे यहाँ आने वाले हैं, उस सब में लग जाएगा इसमें। कल 1 ठीक। बजे रहने दीजिए, और नहीं तो जो नहीं ज्वाइन कर पाइएगा बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आज शाम में फिर तो अपने समय में 8:30 बजे से पढ़ाएंगे ही। ठीक है, ठीक। शाम वाला समय तो परमानेंट चलता ही रहेगा। बहुत दिन के बाद अनका वर्मा भी जुड़ी है। अनका वर्मा बीपीएससी वाले बैच में बहुत सुस्त रहती है।